हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और मॉक टेस्ट, वो भी किसके लिए, आपकी जो सीडीपी है जिसमें आपसे पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसी का मॉक टेस्ट नंबर 3 आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो पेडागोजी है उसके 2 मॉक टेस्ट हमने डिस्कस करे हैं, ईवीएस का भी मॉक टेस्ट हमने डिस्कस करा है। तो जो भी चीज़ें हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए तीनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में जो पेडागोजी का वेटेज है, सीडीपी का वेटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है और तीनों के लिए ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम आपका बहुत पास है, तो हम थोड़ा आपको बताकर इस सेशन में क्या है उसके बाद सीधा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो अपना आंसर है वो मार्क कर लेना है और फिर मेरे बताने के बाद अपना जो आंसर है आप चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं। तो फटाफट से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, बीच में और कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हमें सीडीपी में अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। ये जो सूर्य है वो बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये जो कथन है बालक के किस लक्षण की ओर जो है इशारा कर रहा है? ऑप्शंस आपके पास हैं, पराहम केंद्रीयता या फिर केंद्रीयता या फिर सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थैर्य। इनमें से आपको जो राइट आंसर है अपना वो आपको मार्क करना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अपना राइट आंसर आप मार्क कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है सजीव चिंतन, वो सही आंसर होगा। अगर बच्चे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये एक लक्षण है बच्चे का, ये प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब वो किसको इंगित कर रहा है? सजीव चिंतन को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, चॉम्स्की या फिर टॉलमैन। एक आंसर आपको करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा और नहीं आता है तो अब आपको समझ आ जाएगा। तो ये दावा किया है नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो नोम चॉम्स्की हैं इन्होंने बोला है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नोम चॉम्स्की ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फिर से सुनिएगा, कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का जो ध्यान है वो अपने जननांगों की तरफ जाता है? इसका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इन सभी ऑप्शंस में वो होगा लैंगिक। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक विकास अवस्था में इस तरह से होता है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान है, तो क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ऑप्शंस है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतिक अवस्था समूह
और संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जो कि प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो अपना राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, और मैं आपको बता देती हूँ उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये बुक किसने लिखी है? फिर से सुनेगा, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है डार्विन ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट बुक लिखी है डार्विन ने, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? क्या ये विश्वसनीयता का परीक्षण है, क्या ये वैधता का परीक्षण है, मानक का परीक्षण है, या फिर इन सभी का परीक्षण है? जो तीनों ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण जो है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो मानकीकृत परीक्षण होता है, एक स्टैंडर्ड का जो परीक्षण होता है वो विश्वसनीयता का भी होता है, वैधता का भी होता है, और मानक यानी स्टैंडर्ड का भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। राइट, और जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इम्पॉर्टेंट है ये जो स्टेटमेंट है, कौन से मनोवैज्ञानिक का है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ऐसा कहा है किसने? कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक, इनमें से किसने ऐसा कहा है? विकास एक सतत यानी कि लगातार होने वाली और एक धीमी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात मैं करूँ तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि स्किनर। स्किनर की डेफिनेशन है, स्किनर ने बोला था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th कहता है जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है वो कौन सी है? व्यक्तित्व, जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम और बुद्धि का विकास जब होता है वो, व्यक्तित्व अध्ययन, या फिर उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे व्यक्तित्व के विकास की अवस्था इनमें से कौन सी है? तो राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिगम और बुद्धि। तो जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है वो कौन सी है? अधिगम, यानी कि जो लर्निंग होती है, और जो हमारी बुद्धि होती है वो। तो ये क्या होती है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? एक टर्म कही जाती है विकास में वृद्धि, तो इसका क्या मतलब है विकास में वृद्धि? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको राइट आंसर यहाँ पर मार्क करना है। अगर हम बात करें कि विकास में वृद्धि का क्या मतलब है, तो ऑप्शन डी पढ़िएगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना मतलब है विकास में वृद्धि। जब आकार में भी वृद्धि हो, सोच समझ में भी वृद्धि हो, है ना, और इन सबके कौशलों में वृद्धि हो, वो होता है विकास में वृद्धि। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है, तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था है? तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? बताइएगा। तनाव, स्ट्रेस, है ना, और एंगर, क्रोध की कौन सी स्टेज होती है? 10th क्वेश्चन का आपको राइट आंसर यहाँ पर करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे और गुजरे भी होंगे आप में से सभी। तो वो होती है किशोरावस्था, जो कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, स्ट्रेस और एंगर की अवस्था होती है, जो किशोरावस्था एडोलसेंस होती है। 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 कहता है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बालक का जो विकास है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जब अंतःक्रिया होती है तो बालक का विकास होता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 क्वेश्चन पर। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड लिखते समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? जब कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अच्छी लिखावट, या फिर लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना?
क्या इनमें से राइट आंसर होगा? 12 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। तो जब भी कोई ब्लैक बोर्ड पर, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट लिख रहा हो या टीचर लिख रहा हो, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें ब्लैक बोर्ड की जो इम्पोर्टेंस होती है लिखने की, वो होती है अच्छी लिखावट, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर साफ़ सुथरा अच्छे से जो है लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13 कहता है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, इन चारों में से किसकी वजह से शरीर के आकार में वृद्धि होती है? जो हमारी बॉडी का शेप होता है वो बढ़ता है ना, किस वजह से? इन चारों में से 4 ऑप्शन है। अपना राइट आंसर फटाफट से मार्क करिएगा। और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट बात करें अगर 13 के हम आंसर की, तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है किस कारण से? शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से, इसको मोटर स्किल्स कहते हैं, उनकी वजह से शरीर के आकार में वृद्धि होती है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्याजे के अनुसार, जो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास है उसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? प्याजे के अनुसार, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। यहाँ पर बात हो रही है संवेदी क्रियात्मक अवस्था की। 14 का आंसर आपको करना है। तो अगर हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था की बात करें तो उसकी अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये अवस्था होती है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इनमें से? ये जो क्वेश्चन है ये आपकी सोच को भी बताएगा कि आप क्या सोचते हैं, है ना, लिंग के बारे में, लिंग से जुड़ी चीज़ों के बारे में। तो 15 के राइट आंसर की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 16 क्वेश्चन। 16 कहता है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? बच्चों में अगर नैतिकता का विकास करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपसे ये पूछा है 16 क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन है आपके पास, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बताइए नैतिकता की स्थापना बच्चे में कैसे की जा सकती है? बेस्ट तरीका क्या है? तो इसकी राइट आंसर की मैं अगर बात करूं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करने से बच्चे में नैतिकता की जो स्थापना है वो अच्छे से की जा सकती है। शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करने से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 16 का ऑप्शन बी करेक्ट। 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास के लिए? 17 का आपको आंसर करना है। फ्रोबल ने कौन सी थ्योरी दी है? इन चारों में से किसके बारे में फ्रोबल ने बताया है? शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान है किसके विकास के लिए? व्यावसायिक स्कूल के लिए, पब्लिक स्कूल के लिए, किंडरगार्टन के लिए, या फिर लैटिन स्कूल के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फ्रोबल के बारे में। तो आप हमेशा फ्रोबल को किससे कनेक्ट करेंगे? किंडरगार्टन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से। फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान है किंडरगार्टन के विकास के लिए, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 पर चलते हैं। 18 कहता है डैश और डैश की विशिष्ट अनोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि किन दो चीज़ों की जो विशिष्ट अनोन क्रिया होगी, आपस में क्रिया होगी, उसके परिणाम स्वरूप विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ये बताइएगा। तो वो दो हैं चीज़ें क्या, ये आपको बताना है। तो वो 2 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल। एक तो वंशानुक्रम और एक पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना कब शुरू की गई थी? कौन सी योजना की बात चल रही है? आईटी स्कूल योजना।
IT स्कूल योजना कौन से वर्ष आई गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि IT स्कूल योजना कब आई थी, तो वो आई थी 2004 यानी 2004 में। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। IT स्कूल योजना आई थी 2004 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट और आज की हमारी मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा देने के उद्देश्य से हमें पता है कि जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2001। जी हाँ, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। और ये किनके लिए था? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया था 2001 में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। इस वीडियो के बाद आप एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, बहुत कम समय में मैंने अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आपके कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे डायरेक्टली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, आपके जो सोशल साइट्स और ग्रुप्स हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर दें। बाकी आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और साथ साथ रिवीजन को भी अब बहुत ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आपने रिवाइज़ करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए अगर आपको समय मिलता है। अदरवाइज़ पढ़ते रहिए, जितना हो सके रिवाइज़ करते रहिए। कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।